वेलकम टू एस्पायर अदा। जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, यानी कि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इन सारी सोशल मीडिया साइट में एस्पायर अड्डा चैनल मिलेगा। तो इसके अलावा आप यूट्यूब पे हमें फॉलो कीजिए। हमारे जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप है वहां पे लाइव टेस्ट चलता है। आप टेस्ट को एनरोल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, नंबर हमारे आपके पास है। और अगर आप घर बैठ के कंप्लीट कोर्स की क्लासेस एंजॉय करना चाहते हैं, हमारी एंड्रॉइड ऐप जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, उसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है, आप उस पे हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे भी सारी वीडियोस और सारे पीडीएफ नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। ये नोट हमने खुद अपने हाथों से लिखे हैं, कोई भी टाइप नोट नहीं है, बेहतरीन नोट्स हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस। Hello everyone, welcome back and let's start the next part of our first lecture about statistics. तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे अपना टेबुलेशन। जैसे मैंने पहले लेक्चर में भी टेबुलेशन के बारे में थोड़ा सा आपको बताया था, तो अभी मैं जस्ट आपको इतना ही बताऊंगी क्योंकि इससे पहले आपने देखा है कि हमने पहले इससे क्या क्या पढ़ा है। ये सब आप पिछले लेक्चर में देख लें जो पहले ये लेक्चर देख रहे हैं। सो प्लीज़ आप स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट लेक्चर पार्ट 1 आप उसको देखें। ये हमारे स्टैटिस्टिक का सेकंड पार्ट है लेक्चर 1 का। सो टेबुलेशन तक हमने किया था, तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो टेबुलेशन में हमने क्या किया था? टेबुलेशन में मैंने बताया था द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग क्लासीफाइड डाटा, प्लेसिंग क्लासीफाइड डाटा, मतलब अपने क्लासीफाइड डाटा को प्लेस करना एक टेबुलर फॉर्म में। मतलब टेबल कौन सा हो गया हमारा? सिंपल, जिसमें हम आज तक अपना काम करते आए ऑलवेज, जिसमें इस तरीके से यहाँ पे एक्स की वैल्यूज़, यहाँ पे एफ की वैल्यूज़, तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देनी जो भी हमारे पास डाटा अवेलेबल होगा। तो ये सब था हमारा, हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा। तो मैं जस्ट आपको यहाँ पे रिव्यू दे रही हूँ। अ टेबल इज़ अ सिमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा इन रोज एंड कॉलम्स। तो रोज मैंने आपको बताई थी, जो हॉरिजेंटल होंगी वो रोज होंगी, और जो हमारे वर्टिकल होंगे उनको हम क्या बोलते हैं? कॉलम्स। इट मे बी सिंपल, डबल, कम्प्लेक्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी 3 टाइप की हमारी क्या होती है? क्लासिफिकेशन होती है। हम डाटा को क्लासिफाइड करते हैं डिफरेंट टाइप्स पे। तो सिंपल होगा, मतलब जिसमें क्या होगा हमारे पास, मैंने आपको कल भी समझाया था, वन वे। देखिए मैंने क्या बताया था आपको, सिंपल हमारे पास क्या होगा? वन वे क्लासिफिकेशन होगा, जिसमें सिर्फ क्या होगा, हम एक ही सिंगल करेक्टरिस्टिक पे फोकस करेंगे। देन हमारे पास क्या होगा, उसकी एग्जांपल बता दी थी मैंने आपको। 2 वे क्लासिफिकेशन होगा और मल्टी वे क्लासिफिकेशन होगा। जब हम एक से 2 से ज़्यादा, मोर देन 2 करेक्टरिस्टिक्स पे जब हम एक टाइम पे फोकस करेंगे, तब हम क्या करेंगे? कब फोकस करेंगे? जब हमें डाटा कलेक्ट करना होगा। ओके, तो इस तरीके से हमने क्लासिफिकेशन उसकी पढ़ी थी, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा पढ़ा था। अब हमने टेबुलेशन भी उसी पे डिपेंड होगा। जिस तरीके की हमारे पास क्लासिफाइड डाटा होगा, हमारी टेबुलेशन भी उसी पे डिपेंड करेगी। तो सिंपल टेबुलेशन, वन वे टेबुलेशन, और डबल टेबुलेशन में क्या हो जाएगा? 2 वे टेबुलेशन होगा, और कॉम्प्लेक्स टेबुलेशन और मल्टी वे टेबुलेशन, मतलब जिस तरीके से हमारे पास क्लासिफिकेशन होगी डाटा की, जिस तरीके से हम डाटा को क्लासिफाइड करेंगे, उसी तरीके से हमने क्या करना है? अपना टेबल भी क्रिएट करना है। अगर वन वे होगा तो वन वे, 2 वे होगा तो 2 वे से। तो 2 वे का मतलब हो गया, किसी स्टूडेंट्स की, अगर किसी क्लास के स्टूडेंट्स की एज ले लेनी है हमने, उनकी हाइट ले लेनी है, ये हो गया हमारे पास 2 वे। अगर हाइट के अलावा हमने वहाँ पे जेंडर भी बताने हैं कि गर्ल्स कौन सी हैं या बॉयज़ कौन से हैं, तो वो हमारे पास हो जाएगा मल्टी वे टेबुलेशन। ठीक है, टेबुलेशन का कुछ खास वो नहीं है, टेबल की फॉर्म में पुट करना है डाटा, जैसा हम आज तक अपनी क्लासेस में पहले भी हम 10th तक तो सबने पढ़ा ही है। तो डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशंस एंड टेबुलेशन क्या होगा? तो डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन ये है कि सबसे पहले जो है हमने डाटा क्या करना होता है? हमेशा क्लासिफाइड करते हैं, देन दे आर प्रेजेंटेड इन टेबल्स, एंड क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन इन फैक्ट गो टुगेदर। जब तक हमारे पास डाटा क्लासिफाइड नहीं होगा, तब तक हम टेबल की फॉर्म में उसको नहीं डाल सकते। तो इसलिए ये कहा गया है कि क्लासिफिकेशन और टेबुलर फॉर्म जो है वो हमेशा साथ साथ चलते हैं। तो इसको आपको इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है, डीपली जाने की, बट थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। मे बी
कुछ भी क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए थियोरेटिकल पोर्शन भी कुछ कुछ आपको समझ में होना चाहिए। तो टेबुलेशन इज अ मैकेनिकल फंक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन। तो मैकेनिकल फंक्शन है क्लासिफिकेशन का, क्योंकि हम उसको लास्ट में प्रेजेंट करते हैं क्लासिफाइड होने के बाद। तो बिकॉज टेबुलेशन जो है वो क्लासिफाइड डाटा रोज और कॉलम्स में होता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, वेयर एज टेबुलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग द डाटा इन सूटेबल फॉर्म्स। तो इस तरीके से ये हमारे पास डिफरेंस है टेबुलेशन का और क्लासिफिकेशन का। अब नेक्स्ट मैंने आपके लिए यहाँ पे देखिए ये हमारा टेबल है, तो इस तरीके से हम अपना डाटा रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारे पास सिंगल वे है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ एज ग्रुप पे फोकस किया हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास जितने भी एंट्रीज हैं, ठीक है, ये हमारी किस पे है, सिर्फ और सिंगल वे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, क्योंकि ये सिंपल है, सिंपल वे है। अगर इसमें हमने एज के अलावा यहाँ पे बता देते कि नंबर ऑफ उनकी हाइट भी बताते तो 2 वे हो जाता। अगर यहाँ पे हम उनके लिए गर्ल्स या बॉयज़ की उनमें डिफरेंस भी बताते कि जेंडर का भी बता देते तो वो हमारे पास मल्टी वे हो जाता। ओके, तो इसी तरीके से देखिए अगर हमारे पास ये एक टेबुलर फॉर्म है, तो अब टेबुलर फॉर्म में देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको पता हो जाएंगी, पता चलेंगी। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इनको बोलेंगे, देन हमारे पास ये जो होगी ये हमारे पास क्लास होगी, इनके बीच का डिफरेंस जो होगा वो क्लास डिफरेंस होगा या मिड पॉइंट हम उसको कह सकते हैं। तो ये हम आगे नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होगा सिंपल फ्रीक्वेंसी। हमारे पास फ्रीक्वेंसी यहाँ पे फिजिक्स की फ्रीक्वेंसी नहीं है या हम कोई और फ्रीक्वेंसी नहीं ले रहे। फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स कि नंबर ऑफ वैल्यूज़, किसी क्लास में नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी एंटर कर रहे हैं। सपोज करो जैसे 3 से 5 साल के बच्चे कौन से होंगे, वो सिर्फ 20 हैं, तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, एफ से हम फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 20 है। देन 5 से 8 है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 9 है, 8 से 10 है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है। तो 12 ईयर्स, 10 से 12 ईयर तक जो स्टूडेंट्स है वहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है, 7, दैट मीन्स यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 7 है। तो फ्रीक्वेंसी कुछ और नहीं है, मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो हम पुट कर रहे हैं अपने, वो क्या है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। तो सेम वही है हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन क्या है। अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा इनटू क्लासेस अकॉर्डिंग टू साइज और मैग्नीट्यूड अलॉन्ग विद द करस्पॉन्डिंग क्लास फ्रीक्वेंसीज, द नंबर ऑफ वैल्यूज विच फॉल इन ईच क्लास। तो वही जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि जितनी भी नंबर ऑफ वैल्यूज हर एक क्लास में फॉल करती हैं उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। कोई भी ज़्यादा वो आपके लिए टफ नहीं है, ये बिल्कुल ईजी है। तो प्लीज़ इससे पहले आप अब मेरा फर्स्ट लेक्चर स्टैटिक्स पे देख लेना। तो उसके बाद देखिए ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा क्या है। अनग्रुप डाटा, डाटा विच हैव नॉट बीन अरेंज्ड, ऐसा डाटा जिसको हमने अभी अरेंज ना किया हो इन अ सिस्टमिक ऑर्डर। किसी को सिस्टमिक, जैसे हमने अभी कुछ भी हम लिख लेते हैं, जैसे 2 लिख लिया, 4 लिख लिया, 6 लिख लिया, 8 लिख लिया, या फिर हम इसको 5 लिख लिया, 1 लिख लिया, 0 बता दिया, तो फ्रीक्वेंसी 0 भी हो सकती है। ओके, ये मत सोचना कभी, क्योंकि हो सकता है एज ग्रुप 3 से 5 के बीच में ना हो, कोई भी बच्चा ना हो किसी क्लास का, सपोज करें 7th क्लास का, तो उसमें 3 से 5 साल का तो कभी हो ही नहीं सकता। तो दैट मीन्स वहाँ पे फ्रीक्वेंसी हम 0 ले सकते हैं। इस चीज़ को कभी लेके कंफ्यूज मत होना। ओके, तो अनग्रुप डाटा हो गया रॉ डाटा, मतलब हमने जस्ट सिंपली क्या कर लिया, क्लास के ग्रुप्स बना लिए, ग्रुप बना के हमने क्या बना दिया, ग्रुप 1 बनाया, ग्रुप 2 बनाया और ग्रुप 3 बनाया। इसमें हमने हाइट ले ली, यहाँ पे हमने एज ले ली, यहाँ पे हमने गर्ल्स बता दी ग्रुप 3 में, ग्रुप 4 में हमने नंबर ऑफ बॉयज़ बता दिए किसी क्लास के। तो ये भी हमारे पास अनग्रुप डाटा है, क्योंकि अभी ये हमने ऑर्गेनाइज तो नहीं किया होगा। अनग्रुप डाटा मतलब किसी की हाइट कम लिखी होगी, पहले कम पहले ज़्यादा, फिर बीच में कम फिर बीच में ज़्यादा, तो मिक्स्ड होगा, ठीक है। ये सारा हम क्या करते हैं, रॉ डाटा हमारे पास, ये क्या करते हैं हम रॉ डाटा कलेक्ट करते हैं। देन जब इनको हम अरेंज करते हैं जिस तरीके से, या फिर हम उनको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंज करते हैं डाटा, या फिर हम उसको एक टेबुलर फॉर्म दे देते हैं सिंपल वे में, तो उस तरीके से वो हमारे पास क्या हो जाता है, ग्रुप्ड डाटा। ओके, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम उसको डाल दें, जिस तरीके से मैंने आपको ऊपर बताया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जब हमने एज ले ली, ओके, ऊपर जो हमने टेबल बताया, देखिए इस टेबल में हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बता दी, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ग्रुप डाटा है। सबसे पहले हमने 3 से 5 साल के, हमने पहले क्या कर दिया, हर एक बच्चे के पास जाके उनकी एज पूछ ली। एज पूछने के बाद फिर हमने उनको डिवाइड कर दिया कि कौन कौन सा किस ईयर में फॉल कर रहा है, तो उस हिसाब से वो हमारे पास अनग्रुप डाटा था। जब हमने अरेंज करके इस फॉर्म में डाला तो ये हमारे पास क्या हो गया, ग्रुप डाटा। ओके, कोई भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। सो प्लीज़ नॉन मैथमेटिक्स वाले हैं वो भी इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले लेक्चर में कहा था कि ये जस्ट सिंपल
टाइप है, मैथ्स की ही है, समझ लो कि इसको बस हम एक अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि आज से पहले भी हम प्लस माइनस और सब करते आए हैं, डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन तो एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो इसमें भी वैसे ही एडिशन सब्ट्रैक्शन है बट एक अलग तरीके से, ठीक है। आपको बहुत मज़ा आने वाला है स्टैटिस्टिक्स को करने में, क्योंकि ये हमारा फील्ड भी होगा। अगर आपको अल्लाह पाक ने अगर जॉब दी, आपको मिलती है, इंशाल्लाह मिलेगी भी ज़रूर, आपकी मेहनत रंग लाएगी, तो आपको भी ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए उन्होंने सिलेबस में ये सब डाला है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को लाइटली मत लेना। उसके बाद देखो एरे के बारे में क्या है। एरे द न्यूमेरिकल रॉ डाटा, जो भी हम न्यूमेरिकल रॉ डाटा कलेक्ट करते हैं उसको जब हम अरेंज करते हैं असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या डिसेंडिंग मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में। असेंडिंग में बता देती हूँ, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, इस तरीके से जब चीज़ें इंक्रीज होने लगती हैं तो ये क्या हो जाता है हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर, इसको हम क्या बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। ये क्या हो जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और दूसरा हम क्या बताते हैं, जो दूसरा होगा हमारे पास, ये क्या होगा हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब जब हम बड़े से छोटे पे जाते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाता है डिसेंडिंग। असेंडिंग और डिसेंडिंग में कभी कंफ्यूज मत होना, असेंडिंग हो गया इंक्रीजिंग और डिसेंडिंग हो गया डिक्रीजिंग। तो इसमें हमारे पास सपोज करो ये हमारे पास रॉ डाटा हमने ले लिया, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यूज़, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में हमारे पास 6 है, 4 है, 13 है, 7 है, 10 है, 16 है, 19। अब इसको हमने अरेंज करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले छोटा 4, देन 6, देन 7, 10, 13, 16 एंड 19, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद हमने इसको किस में अरेंज कर लिया, हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास क्या हो जाएगा 19, 16, 13, 10, 7, 6 एंड 4। देखो सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे, अब देखो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने से हमारे पास एक चीज़ और हमें हो जाएगी, चाहे इसमें से जितने मर्जी क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं। देखो इसमें 3-4 क्वेश्चन, सबसे पहले हमें ये बताएं पूछ सकते हैं वो कि इसमें सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है, तो हम आराम से यहाँ बता सकते हैं 19। स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, हम बता सकते हैं 4। तो अगर उन्होंने पूछ लिया कि इस सीरीज़ में उन्होंने हमें पूछा कि एग्जैक्ट मिड पॉइंट कौन सा। एग्जैक्ट मिड पॉइंट का मतलब कि वो मिड वैल्यू, ठीक है, ये मिड वैल्यू जिसके अरेंज आगे पीछे जितने भी डिजिट हम चेंज करते रहें। देखिए यहाँ पे भी चाहे इधर से काउंट करें चाहे इधर से काउंट करें, ठीक है, तो दोनों के बीच में 10 है। अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी देखें कि दोनों के बीच में क्या है 10, तो इसीलिए मिड वैल्यूज़ ऐसी मिड वैल्यूज़ होती हैं और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है मिड पॉइंट कहा जाता है, क्योंकि चाहे इनके इधर से या असेंडिंग ऑर्डर से देखें या डिसेंडिंग ऑर्डर से देखें ये प्लेस इनकी चेंज नहीं होगी, तो ये मिड पॉइंट होते हैं। अब देखिए क्लास लिमिट्स, वो भी हम आगे खैर पढ़ेंगे मिड पॉइंट्स के बारे में। क्लास लिमिट के बारे में क्या कहा गया, क्लास लिमिट क्या है हमारे पास, देखिए द वेरिएंट वैल्यूज़, वेरिएंट मतलब जो चेंज वैल्यूज़ होती हैं, जैसे हम ऊपर मैं आपको बताऊंगी, ऑफ द क्लासेस और ग्रुप आर कॉल्ड द क्लास लिमिट। द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द क्लास इज कॉल्ड द लोअर क्लास limit and the largest value of the class is called the upper class limit. Class limit are also called inclusive क्लासेस। तो ये देखिए जिस तरीके से मैंने यहाँ पे आपके लिए एग्जांपल भी ले ली और हम अपनी टैबुलेशन फॉर्म में भी जाके देख सकते हैं। देखो एक टैबुलेशन को करने के लिए टेबल में हम जब देखते हैं तो देखो कितनी सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। अब इसमें क्या कह दिया, ये हमारी होती हैं क्लासेस। तो ये वेरिएंट है वैल्यूज़, ये हर एक क्लास की अपनी अपनी हमने इसको एंट्रीज दे दी हैं। तो इसमें क्या है हमारे पास, इन्होंने ये कहा है हमारी जो क्लास लिमिट है इसमें क्या होती हैं, 2 होती हैं। जो स्मॉलेस्ट होती है इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, जो ये होती है इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट। ओके, ये हमारी हो जाती है अपर लिमिट, ठीक है। फिर 5 क्या है अपर लिमिट। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है उसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट। तो ये भी हम पढ़ेंगे। तो अब समझ में आ गया, ये हमारी होती है क्लास। क्लास की क्या होती है अपर लिमिट और लोअर लिमिट। और इंक्लूसिव क्लास कहने का मतलब, इंक्लूसिव क्लास कहने का मतलब ये हुआ, इंक्लूसिव क्लास ये होगा कि इनके बीच में हम इसकी वैल्यूज़ को एंट्री नहीं देंगे, इसके बीच में हम सिर्फ बीच की वैल्यूज़ देखेंगे, मतलब 3 से 5 साल तक। तो इसका मतलब हम सिर्फ 3 से 5 साल के बच्चों का ही लेंगे, तो 5वें साल का बच्चा जो होगा वो एंटर करेगा नेक्स्ट क्लास में। ओके, वो हम इस क्लास में नहीं, इसमें सिर्फ इनके बीच की वैल्यूज़ आएंगी। अगर 3 से 5 साल है तो इसके बाद मतलब हमारे पास कौन से होंगे 4 साल के बच्चे, या 3.5 साल के या 4.5 साल के, ठीक है 4.5। तो इस तरीके से इनको इंक्लूसिव वैल्यू बोला गया। मतलब सपोज करो हमारे पास क्या है, सपोज करें हमारे पास ए है और बी है, ये हमारे पास 2 एंट्रीज हैं, लेकिन हम ए और बी की एंट्रीज हो सकता है इसमें
ए और बी की एंट्रीज नहीं डालेंगे क्योंकि इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव का मतलब होता है सिर्फ इंटीरियर, तो इनके बीच की वैल्यूज़ जो भी होंगी, ठीक है, सपोज करो ए और डी है तो बीच की वैल्यू कौन सी होंगी, सिर्फ बी और सी। तो इसी तरीके से आपको इंक्लूसिव का मतलब समझ आए, क्योंकि आपको वैसे इतना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो होगा हमारे पास एग्ज़ाम के टाइम पैटर्न के हिसाब से हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी। हमें जस्ट टेबुलर फॉर्म में दिया होगा, सॉरी, या टैबुलर फॉर्म में दिया होगा या हमें ग्राफ की फॉर्म में क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा कुछ ग्राफ होगा, उस ग्राफ के बेस पे हमारी यहाँ पे एक्स वैल्यूज़ होंगी, यहाँ पे वाई वैल्यूज़ होंगी। इसके बेस पे भी हो सकता है हमें क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड हमें ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके बाहर कुछ भी नहीं होगा। तो मे भी वहाँ पर कुछ हमें थ्योरेटिकल पोर्शन से पूछ लें, किसी की डेफिनेशन नीचे बता दिए तो वो हमें भी वहाँ पे पूछ सकते हैं। ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा, ये हम सब तो हमारा हो गया। हम कहाँ पे थे, क्लास लिमिट पे। तो क्लास लिमिट की जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी ले ली, अब क्लास बाउंड्री की भी बात होगी। ओके, तो क्लास बाउंड्री, तो देखो ये पहले मैंने जैसे एग्जांपल ली, जैसे क्लास हमने ले ली 10 से 19 और 10 हमारे पास इसकी आ गई लोअर लिमिट और 19 आ गई हमारे पास अपर लिमिट, ये हमारी लिमिट है। ओके, अब हम बात करते हैं बाउंड्रीज की। तो बाउंड्रीज का मतलब द ट्रू वैल्यू विच डिस्क्राइब द एक्चुअल क्लास लिमिट ऑफ द क्लास आर कॉल्ड और क्लास बाउंड्रीज। मतलब क्या, जैसे हमने ऊपर 3 और 5 लिया, उसमें हमने 5 और 5 का इंक्लूड, सॉरी 3 और 5 को इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन क्लास बाउंड्रीज में भी हम क्या करेंगे, 3 साल के बच्चे भी लेंगे और 4.5 साल के भी लेंगे। और जो होगा, इसकी एक और चीज़ हमने नोटिस करनी है, इसमें हो सकता है हम 5 साल तक ना पहुँचे, क्योंकि जब हम बाउंड्रीज़ की बात करते हैं तो बाउंड्रीज़ में हमने एग्जैक्ट वैल्यू पुट करनी पड़ती है। तो एग्जैक्ट वैल्यू में हमने एक इम्पॉर्टेंट नोट है यहाँ पे कि अपर क्लास बाउंड्री जो होगी हमारे पास, अपर क्लास बाउंड्री क्या करेगी, जो नीचे वाली क्लास पे क्या करेगी, कोइंसाइड करेगी, मतलब उसकी वैल्यूज़ नीचे वाली क्लास में भी नीचे वाली क्लास में एंटर करेंगी, ना कि यहाँ पे। ये सारी एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है एंड होप कि आपको पूरे तरीके से समझ आए। देखिए, क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्री में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ये एक्सक्लूसिव क्लासेस कहलाती हैं बाउंड्रीज वाली, क्योंकि इनमें हमने क्या करना है, यहाँ से बाहर निकल के हम यहाँ पे एंटर करते हैं जो 65 की वैल्यूज़ होंगी। अगर हमने, हमारे पास ऊपर जो था 5 और 3 सपोज करें, ये हमारे पास हमने एज ग्रुप का लिया था, तो इसमें क्या होगा, हम 3 की वैल्यूज़ से और 5 की वैल्यूज़ के बीच की वैल्यूज़ लेंगे, इनकी वैल्यूज़ एंटर नहीं करेंगे। लेकिन बाउंड्री की बात जब आती है तब हम क्या करते हैं, वहाँ पे इम्पॉर्टेंट नोट दैट अपर क्लास बाउंड्री ऑफ क्लास कोइंसाइड्स विद द लोअर क्लास बाउंड्री। तो अपर क्लास बाउंड्री क्या करेगी, लोअर क्लास बाउंड्री के साथ कोइंसाइड करेगी। मतलब यहाँ पे जो होगा 60 और 65 है, तो यहाँ पे 65 और 70 लेंगे, देन 70 और 75 लेंगे, ठीक है। इनको हम बाउंड्री बोल सकते हैं। तो क्लास लिमिट्स में अगर क्लास लिमिट की बात करें तो मे बी क्लास लिमिट हमारे पास, मे बी नहीं, सॉरी, क्लास लिमिट्स हमारे पास होगी। तो अगर हमने क्या किया, क्लास लिमिट में आपको अलग से बता देती हूँ यहाँ पे, तो वो भी हमारा जो ऊपर वाला पोर्शन है, जैसे मैंने आपको ये चीज़ दिखाई, ये वाला हमारा ग्रुप है, तो इसमें भी ये हमारे पास बाउंड्रीज़ के रिलेटेड ही दिया गया है, ना कि क्लास लिमिट के लिए, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। तो यहाँ पे अगर हमने लिखा है 5 से 10 तक, देन हम नेक्स्ट कौन सा लिखेंगे, 11 से 15 तक, ठीक है। ये हमारे पास क्लास लिमिट की बात होती है इस तरीके से, क्योंकि क्लास लिमिट में ये चीज़ें कोइंसाइड नहीं करती हैं। ओके, क्लास लिमिट में ये चीज़ें कोइंसाइड नहीं करती हैं, ये सिर्फ बाउंड्रीज़ में कोइंसाइड करती हैं। अगर यहाँ पे 3 से 4 साल होता तो यहाँ पे 4 से 5 तक होता, 5 से आगे निकलते हैं हम 8 तक। तो ये सारी बाउंड्रीज़ के लेके एग्जांपल्स दी गई। अगर बाउंड्रीज़ में हम यहाँ पे भी 65 वाले एंटर कर देंगे और यहाँ पे भी 65 वाले, तो ये हमारे लिए गलत हो जाएगा, क्योंकि वैल्यूज़ हमारी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो जाएंगी। ओके, तो इसीलिए स्टूडेंट हुज वेट, देखिए अब यहाँ पे जो बताया गया है बाउंड्रीज़ में कौन सा, अगर 64.5 kg का कोई स्टूडेंट है, मतलब हाई क्लासेस के वेट अगर हम स्टूडेंट्स का लेते हैं, अगर कोई ऐसा बंदा है, ऐसा स्टूडेंट है जिसका वेट कितना है 64.5 kg, तो वो हमारे पास फर्स्ट क्लास में एंटर होगा, बी इंक्लूडेड इन द 60 to 65 क्लास। अ स्टूडेंट हुज वेट इज 65 kg वुड बी इंक्लूडेड इन द नेक्स्ट क्लास 65 to 70। तो 65 से लेकर 70 के बीच में वो होगा जो 65 वाला होगा, और 64 पॉइंट मतलब 64.5 64.5 जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा,
फर्स्ट क्लास में एंटर करेगा। ओके, ये आपको समझ आ गई। तो इसका मतलब ये होगा बाउंड्री में हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यूज़ मिलती हैं, मतलब 60 वाला भी आएगा और 64.5 वाला आएगा और यहाँ पे 65 वाला। तो ये एग्जैक्ट वैल्यूज़। क्लास लिमिट में क्या होगा, हम सिर्फ वही लेते हैं जहाँ पे हमारी लिमिट है, हम सिर्फ लिमिट तक लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो क्लास लिमिट हो जाती है और ये हमारी बाउंड्री आ जाती है। तो बाउंड्री और क्लास में आपको डिफरेंस उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और ओपन एंड क्लास में क्या होगा, ओपन एंड क्लास में अ क्लास विच हैज़ नो लोअर क्लास लिमिट और नो अपर क्लास लिमिट इन अ फ्रीक्वेंसी टेबल इज कॉल्ड। जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी टेबल में हम अपर और लोअर क्लास लिमिट नहीं लेते हैं, ओके, वी डू नॉट लाइक टू यूज़ ओपन एंड, देन हम इन प्रैक्टिस में हम इस चीज़ को ओपन एंड क्लास को यूज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि ये हमारे लिए कैलकुलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास देखो सिंपली बिलो और अबव बता दिया। तो बिलो और अबव के बीच में हमें तो पता नहीं है कि आखिर इसके बिलो में कुछ भी हो सकता है और लास्ट में हमें अबव बता दिए, तो यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यूज़ मिलना पॉसिबल नहीं होती। तो 140 से अबव कहाँ तक जाना है ये हमें नहीं पता, तो इसलिए ये चीज़ें हमारे पास कुछ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, इसीलिए हम ये वाले यूज़ नहीं करते हैं। तो ये जस्ट आपको पता होना चाहिए। हो सकता है पूछ ले ओपन एंड क्लास कौन सी होंगी, तो ये भी आपको पता चल गया। अब क्लास मार्क्स या मिड पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया था। क्लास मार्क्स या मिड पॉइंट क्या होते हैं? क्लास मार्क हमारे पास क्या होगा और मिड पॉइंट इज़ द मीन ऑफ द लोअर एंड अपर लिमिट्स। मीन मतलब दोनों का सम करके डिवाइड कर देना 2 से, या एवरेज। तो बाउंड्रीज अपर और लोअर बाउंड लिमिट ले लें या बाउंड्रीज ले लें, इट डिवाइड्स द क्लास इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये हमारी क्लास को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ द अपर एंड लोअर लिमिट क्लास एंड क्लास बाउंड्रीज ऑफ अ क्लास बाई 2। तो यहाँ पे मैंने बताया भी है कि जब हम अपर लिमिट को और लोअर लिमिट को डिवाइड कर दें सम करके 2 के साथ, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, मिड पॉइंट। तो देखिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लेके भी आपको बताया है। तो एग्जाम्पल क्या है, द क्लास मार्क और मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास। तो इनका सम करके जब हमने किया तो वो हमारे पास क्या आ गया, ये। तो ऊपर आपको टेबुलर फॉर्म में भी मैं एक बार दिखा देती हूँ जहाँ पे हमने ये लिया। देखो अब इन दोनों का क्या करेंगे, 5 है, 5 और 8 है, तो इनका मिड पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, 3 + 5 डिवाइडेड बाई 2। 3 और 5 कितने होते हैं, 8 हो जाएंगे और हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब इन दोनों का मिड पॉइंट क्या है, 4। ओके, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम इनकी मिड वैल्यूज़ निकाल सकते हैं या मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। अब साइज ऑफ इंटरवल क्या होगा, साइज और क्लास ऑफ इंटरवल, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। तो इंटरवल का मतलब होता है गैप। तो गैप हमारे पास क्या होगा, द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज के बीच में हम क्या निकाल सकते हैं, क्लास इंटरवल, नॉट बिटवीन द क्लास लिमिट। इसलिए मैंने बोला था कि आपको क्लास बाउंड्रीज के बीच में और क्लास लिमिट के बीच में डिफरेंस पता होना ज़रूरी है। ऑफ अ क्लास और द डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव मिड पॉइंट इज कॉल्ड द साइज ऑफ क्लास इंटरवल। तो मिड पॉइंट्स के बीच में सक्सेसिव मिड पॉइंट्स कैसे, जो भी डिफरेंस इन दोनों के बीच में होगा, देखिए यहाँ पे जैसे इन दोनों का सम करके हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैंने नीचे एग्जाम्पल में भी आपके लिए, सॉरी इसमें तो शायद एग्जाम्पल नहीं है, हाँ इसमें एग्जाम्पल नहीं है, बट जैसे अभी हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट का लिया, तो उसी तरीके से क्लास इंटरवल भी हमारे पास आ सकता है, दोनों के बीच का साइज का डिफरेंस। तो गैप हो गया, मतलब कितना गैप है दोनों के बीच में, वो हमारे पास क्या बता देता है, इंटरवल। ठीक है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। अब आगे हमारे पास मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है हमारे इस टॉपिक का, इस लेक्चर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी में देखिए, सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अ सिंगल वैल्यू। क्या है, एक सिंगल वैल्यू है जो डिस्क्राइब करती है वे इन विच अ ग्रुप ऑफ डाटा क्लस्टर अराउंड अ सेंट्रल वैल्यू। सॉरी, तो सेंट्रल वैल्यू कौन सी होगी, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था, हमारे पास 10 जो है वो क्या है, एक सेंटर पॉइंट है। उसके आगे पीछे जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो वैसे की वो चेंज होती रहेंगी, बट चाहे हम असेंडिंग में जाएं चाहे डिसेंडिंग में, वो हमारे पास मिड पॉइंट रहेगा। तो ये चीज़, इस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, इस चीज़ के लिए हमारे पास तीन जो हैं वो टेंडेंसीज हैं। तो मेजर सेंट्रल टेंडेंसी, इसको निकालने के लिए हमारे पास क्या है, देखिए सबसे पहले द मीन एंड द मोड। द मीन, द मीडियन, द मोड। तो मीन मीडियन मोड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
जितने भी हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं तो मे बी उनके बीच में हमारे पास ऐसे तो क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, मीन बताएं, मीडियन बताएं या मोड बताएं, या कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। शॉर्टकट ट्रिक से फार्मूला बता सकती थी, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बेसिक जान लें, तब आपको फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब तक आपको कहानी पता है तो आपको उसका मॉरल भी पता होना चाहिए। तो ये हम कहानी पढ़ रहे हैं, तो जब हम लास्ट में करेंगे तो वो हमारा मॉरल, तो लास्ट में मायने क्या रखता है, जब तक मॉरल तभी याद होगा जब आप उस चीज़ का कहानी के बारे में पता होगा। तो चलिए, तो मैंने पहले भी कहा था स्टैटिस्टिक्स हमारे पास सिंपली लैंग्वेज टाइप है, इसको हम लैंग्वेज समझ के कर सकते हैं क्योंकि कोड डिकोडिंग होती है इनमें। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, द मीन। द मीन और एवरेज ऑफ अ नंबर और ऑब्जर्वेशंस इज द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जितने भी हमारे पास, मीन किसको बोलेंगे, मीन हमारे पास है एक एवरेज, ठीक है। मीन है क्या है, जिसको हम एवरेज बोल सकते हैं। एवरेज में क्या है, टोटल नंबर, जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगी, ठीक है। देखिए एग्जांपल में हम नीचे करते हैं इसको, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे हमारे पास मैंने एग्जांपल ली है, 5 बंदे हैं, उनको कहा गया है कि अपना टाइम दें एक हफ्ते में जो सोशल वर्क के लिए आप अपनी कम्युनिटी में स्पेंड करना चाहते हैं। हर किसी ने अपना अपना टाइम दिया, एक ने 10 घंटे दिए हफ्ते के, 7 घंटे, 13 घंटे, 20 घंटे और 15 घंटे, ठीक है। हर किसी ने पाँच बंदों ने दिए। अब हमने एवरेज बताना है, मतलब सबसे कम टाइम कितना हो सकता है एवरेज टाइम। तो एवरेज निकालने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, जितनी भी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस सॉरी, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस क्या हो गया, मतलब 10 + 7 + 13 20 और 15, इनका सम कर दिया। मीन में हमें किसी भी चीज़ को अरेंज करके लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको एज इट इज़ भी सम करके बता सकते हैं, ठीक है। देन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर मतलब 1 2 3 4 5, तो टोटल नंबर कितने हैं, 5, तो इसीलिए वो हमने 5 कर दिया। इस तरीके से इन सब का सम करके हम जिनको हम वैल्यू को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के साथ डिवाइड कर देंगे तो वो हमारे पास क्या निकाल देगा, एवरेज। तो एवरेज आवर्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, 13 आवर्स। तो ये पूरे हफ्ते के एवरेज आवर्स हैं, ठीक है। टोटल आवर्स जितने हमें दिए जा रहे हैं सब की तरफ से, तो उसमें हमारे पास एक एवरेज जो मिलेगा, एवरेज में हमारे पास क्या आ जाता है, 13, ओके। तो इस तरीके से आप इसकी डेफिनेशन के हिसाब से इसके बेस पे आप क्वेश्चंस कर सकते हो। तो इसको डिनोट किया जाता है एक्स बार के साथ, ये रीड किया जाएगा एक्स बार। तो एवरेज और मीन एक्स बार इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस देन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। समझ में आ गया। तो ये था हमारे पास मीन, और मीन को इन जनरल हम डिनोट करते हैं, इसका बेसिक फार्मूला जो है वो हमारे पास ये है, एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ आई रेंजेस फ्रॉम 1 to n एंड n क्या है हमारे पास, डिवाइडेड बाई n और xi। तो ये देखिए इसको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, ये आपको मैं ये भी पूरे तरीके से xi को मैं भी आपको नया लग रहा हो। इंस्टेड ऑफ, ये देखिए जिस तरीके से हमारे पास ये वैल्यूज़ थी, इसका मतलब हमारे पास ये वैल्यूज़ जो हमने ली, इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, x1 7 क्या है, x2 13 क्या है, x3 है 14 क्या है, x4 और ये क्या है x5। इन्हीं को हमने क्या कर दिया, एक x लिख दिया हमारे पास xi, ठीक है। इन नंबरिंग के बजाय, ये जो हमने नंबर दिए इनके बजाय हमने लिख दिया xi, और i को हमने बता दिया क्या कि i कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, i हमारा i कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 5 तक। समझ में आया। इस चीज़ में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ये बिल्कुल इजी है, इसमें बहुत सिंपल है। देखिए मैं फिर से बता देती हूँ कि ये जो हमारी वैल्यूज़ हैं ये 10, इनको हम किस तरीके से डिनोट कर देते हैं, इन जनरल हम बता देते हैं ये वैल्यूज़ हमारी किससे हैं, ये हमारे पास x1, ये हमारे पास x2, ये हमारे पास x3, ये हमारे पास x4 और ये क्या है x5। तो इन जनरल हमने इन सबको x की वैल्यूज़ को हमने बता दिया xi, मतलब एक वेरिएबल से डिनोट कर दिया i से, और i हमारा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, i रेंजेस फ्रॉम 1 to 5। तो मतलब i की जब हम वैल्यूज़ लिखने लगेंगे तो x1 करेंगे, x2 करेंगे, x3 करेंगे, x5 करेंगे, हम 5 तक ही जाएंगे। तो इन जनरल हमने बता दिया, और डिवाइड कर देंगे n से, मतलब n क्या हो गया, टोटल नंबर। n क्या था, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ
ऑब्जर्वेशंस, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है हमारे पास 5। तो इस फार्मूला को हम उस एग्जांपल के साथ भी लिख सकते हैं। कैसे? जैसे एग्जांपल इसको हम समेशन, इसको ग्रीक सिंबल है ये, इसको सिग्मा बोलते हैं, लेकिन बोलते क्या है? फॉर समेशन का ये सिग्मा हम डिनोट करते हैं। समेशन मतलब सबका सम, ठीक है, समेशन मतलब सबका सम। तो हम इस तरीके के x1 x2 इस तरीके से लिखने के बजाय हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हो सकता है वहाँ पे हमें मीन मोड का फार्मूला बता दें या मीन का फार्मूला पूछ लिया, x के बजाय कुछ और डाल दिया, n के बजाय कुछ और पूछ के क्वेश्चन में कुछ भी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसा है, ये बहुत डीप है, बहुत गहरा है, इसमें जितना डूबेंगे और उतना ही डूबते चले जाएंगे। तो जितना जितना मुझे लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है वो हमें करना चाहिए। तो ये हमारे पास समेशन है, तो एक्स आई आ गया हमारे पास। ये मतलब सम किसका आ गया? सम किसका आ गया? एक्स आई का। आई मतलब क्या है हमारे पास? आई मतलब हमारे पास ये हो गया कि आई का मतलब क्या है कि आई जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? लोअर वैल्यू उसकी 1 होगी और लास्ट वैल्यू उसकी 5 होगी। तो एक्स आई हमने लिख दिया और हमने डिवाइड कर दिया किसके साथ? देन 5 के साथ। तो n हमारे पास क्या है? 5। तो n यहाँ पे है 5 और i कहाँ से कहाँ तक है? 1 तक। तो इसका मतलब हो गया जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी उनका सम। तो इसको अगर हम ओपन करके लिखना चाहें, देखिए इस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। इसको अगर हम ओपन करके लिखना चाहेंगे तो इसको हम कैसे खोलेंगे? समेशन का मतलब सम। तो x1 xi, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, क्योंकि n की वैल्यूज हमारे पास सिर्फ 5 तक थी तो इसलिए हम इसको 5 तक करके सम कर देंगे। तो x1 की वैल्यू पुट करेंगे, x2 की वैल्यू पुट करेंगे, जो भी हमारे पास दी होगी। लेकिन अगर एग्जाम में आपको सम करने के लिए बोला जाएगा तो आप सिंपली क्या करोगे? सिंपली इन चीज़ों का सम कर दोगे, बाकी हमें ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये जस्ट हमने रिमाइंड करना है, इसको हमें याद रखना है, रिमेंबर करेंगे कि हमने इसको क्या करना है, सिर्फ अपने एग्ज़ाम के लिए याद रखना है, ना कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। वहाँ पे बहुत कम टाइम होगा, हम जस्ट सिंपली ऐड करके डिवाइड कर देंगे। ओके, तो ये जस्ट सिंपली आपको समझाने के लिए मैंने वही एग्जांपल ले ली कि ये हमारी सारी एक्स की वैल्यूज़ हैं और इनका मीन क्या ले लेंगे? इनका सम। तो सम को हम इस तरीके से भी डिनोट करके लिख सकते हैं। यहाँ पे हम x की वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, जैसे x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू जो भी हमने दी, तो उसके बाद सम करके हम ये आंसर बता सकते हैं। हमें सिर्फ ये फार्मूला वहाँ पे यूज़ करना है। अगर हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया हो कि हमें उन्होंने बोला हो कि सपोज करो ये समेशन है, यहाँ पे n बता दिया, यहाँ पे i रेंजेस फ्रॉम 1 और x की वैल्यू i, या फिर x को कुछ और तरीके से डिनोट करके, क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकते हैं। अब अगर वो हमें पूछते हैं कि बताओ यहाँ पे n क्या हो सकता है, तो n हम बता सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, ये क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास? सम। तो इस तरीके से वो किसी भी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन बन सकता है। तो उम्मीद है कि आपको मीन का समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है? देखिए अब हम किस पे चलते हैं? मीडियन पे, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मीन मीडियन मोड। तो ये हमें करना ही पड़ेगा आज के लेक्चर में, चाहे ये थोड़ा सा लेंथी भी हो जाए। तो मीडियन गया है हमारे पास, इट इज़ द वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। मैंने आपको बोला भी है, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सब कुछ हमारी जो चीज़ें हैं, सब कुछ हमारा टेबुलेशन फॉर्म में ही जाके अरेंज हो रहा है। देखिए सबसे पहले हमने मीडियन में क्या करना है? मीन में मैंने आपको बोला कि हमें वहाँ पे वैल्यूज़ अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन मीडियन में सबसे पहले क्या है? हमें अरेंज करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तब जाके हमने नीचे वाले रूल्स सिर्फ दो सिंपल से मेथड है, सिंपल हैं, इनको हमने बताना है। ऑड और इवन। ऑड इवन मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी, पहले भी, आज जब से हमने स्टार्ट किया है पढ़ना, ऑड इवन हमारे साथ चलता ही आ रहा है। तो ऑड इवन वैल्यूज़ आपको पता होनी ज़रूरी है और आपको डेफिनेटली पता होंगी। अब इसमें क्या बोल रहा है कि मीडियन का तो सबसे पहला जो तरीका होगा, अगर हमारे पास कुछ डाटा रा मिल गया तो सबसे पहले इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में मैंने पहले इसको अरेंज कर दिया, सबसे पहले छोटी टर्म, देन 2 4 5 6 7 8। ठीक है, मतलब सिंपल, मैंने बिल्कुल सिंपल लिया। अब इसका जो मिड पॉइंट है, अब इसकी पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल सिंपली ये कहता है कि अगर हमारे पास जब हम मिड वैल्यू देखेंगे, मिड वैल्यू मतलब देखो ये पहली 3 इधर आ गई, ये लास्ट की 3 इधर आ गई, तो हमारे पास मिड वैल्यू कौन सी आ गई? मिड वैल्यू हमारे पास आ गई 5। क्या है ये? 5 क्या है? सिंगल वैल्यू है। इसका मतलब ये वैल्यू क्या है? ऑड। ठीक है, ये मत कहना कि 5 है इसीलिए ऑड है, नहीं, मतलब ये अकेला नंबर है। यहाँ पे 1 प्लस
इसको फिर हम किस तरीके से करेंगे, n+1/2 वैल्यू, मतलब अब इसको 5+1 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मीडियन। समझ में आया? फिर से मैं बता देती हूँ, अगर आपको टफ लग रहा है, ये बिल्कुल बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखिए अगर हमारे पास रा डाटा है, ठीक है, रा डाटा दे दिया गया है, अब उन्होंने बोला कि इसका मीडियन निकालो, तो मीडियन निकालने के सबसे पहले हमें ये दिमाग में आ जाएगा कि मीडियन के तो दो तरीके हैं। दो कैसे होंगे कि अगर हमारे पास मिड वैल्यू है, ये सपोज करते हैं, हमने इसको अभी अरेंज नहीं किया, मैं जस्ट आपको ये बता रही हूँ, सपोज करते हैं हमारे पास मिड वैल्यू है, वो सिर्फ एक ही है, तो एक मिड वैल्यू होने के साथ हम उसको क्या, एन की बजाय हम इन्होंने इस टर्म को क्या, मिड वैल्यू को एन से डिनोट किया यहाँ पे, ओके, टोटल नंबर मत ले लेना एन यहाँ पे प्लीज़। तो यहाँ पे मिड वैल्यू को एन से डिनोट किया है। अगर हमारे पास मिड वैल्यू क्या है, अगर हमारे पास मिड वैल्यू सिंगल है, मतलब सिंगल है मिड वैल्यू, सपोज करते हैं 6 है, ठीक है, ये भी जस्ट समझा रही हूँ। अगर हमारे पास ये है, एक है, तो उसको हम क्या कर देंगे, 6+1 कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। तो लेकिन अरेंज करने के बाद हमारे पास मिड वैल्यू क्या आ रही है, जब हमने अरेंज किया, इनको अरेंज करने के बाद असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो मिड वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 5। तो 5 हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी जो मिड पॉइंट है वो सिंगल है, तो इसीलिए मिड वैल्यू 5+1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो डिवाइडेड बाई 2, तो 6 होगा, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो हमारे पास मीडियन क्या हो जाएगा, 3। प्लीज़ इसमें कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट है ऑड। ऑड का मतलब क्या होगा, ऑड नंबर क्या हो जाएंगे हमारे पास, ये हमें यहाँ से भी काउंटिंग से पता चल जाएगा। देखिए जब हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वहाँ से भी हमें पता चल जाएगा कि हमारी मिड वैल्यू क्या होने वाली है, या तो वो और इवन ऑड। कैसे, देखिए यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, ऑड है 7 ऑड है, इसका मतलब हमारी जो टर्म होगी, मिडल टर्म होगी, वो ऑड होगी, मतलब एक नंबर की होगी, क्योंकि जब हम ग्रुपिंग करेंगे तो पेयर्स में होगी, तो ग्रुपिंग करने के बाद हमारे पास देखिए 3 एक साइड 3 एक साइड, तो बीच वाली क्या है, ऑड। अगर हम काउंटिंग करके देखें इवन के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, प्लीज़ कहीं ये मत सोच लेना कि 10 हमारे पास हैं तो 10 प्लस कर देंगे, नो, 10 का मतलब ये हमारे पास, इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास इवन मिड पॉइंट आने वाले हैं, इवन मिड वैल्यूज आने वाली हैं, उनका हमने क्या करना है, मीन लेना है। देखिए किस तरीके से मीन, मतलब अब देखिए यहाँ पे जब हम पेयरिंग करेंगे तो 10 के यहाँ पे हमारे पास 10 वैल्यूज़ हैं, इसको हमने सबसे पहले अरेंज कर दिया, ऊपर मैंने क्या किया था, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था, यहाँ पे मैंने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए ये 2 बना दिए, ये 3 का पेयर ले लेंगे, ठीक है, या 2 का भी ले सकते हो, लेकिन देखो ये पहले 4 एक साइड आ गए, ये लास्ट के 4 एक साइड आ गए, तो बीच वाली टर्म्स हमारे पास क्या आ जाती हैं, इवन है, मतलब 2 हैं। ऑड में एक टर्म होगी, इवन में 2 टर्म्स होंगी, इस बात का सिर्फ आप ख्याल रखना है आपको, ठीक है, कि ऑड में हमारे पास एक टर्म आएगी, इवन में हमारे पास 2 टर्म आएंगी। अब जब 2 टर्म आ जाएंगी तब हमने मीन कैसे निकालना है, मीडियन सॉरी, तो मीडियन कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, जो हमारे पास बीच की टर्म्स हैं, जो हमारे पास ये बीच की टर्म्स हैं, इनका हम क्या कर लेंगे, 6 + 5, इनका हम सम ले लेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो 6 + 5 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास 11/2 आ जाएगा, तो हमारे पास मीडियन क्या आ जाएगा, 5.5। उम्मीद है कि आप सबको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास है लास्ट टॉपिक आज का, जो हमारे पास इस टॉपिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोड, ठीक है। मोड में क्या आता है, मोड इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग ऑब्जर्वेशन, ऐसी ऑब्जर्वेशन जो बार बार सबसे ज़्यादा हमारी ऑब्जर्वेशंस में रिपीट हो, हमारे एक्सपेरिमेंट में जब हम करेंगे तो बार बार जो चीज़ रिपीट होती जा रही है, सपोज करो जैसे ये मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल देखिए बताया, यहाँ पे 1 2 देन 2 3 4 देन 2 7 9 2 3 4, तो देखिए यहाँ पे 1 कितनी बार आया, 1 की फ्रीक्वेंसी सिर्फ 1 टाइम है, अब 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 टाइम्स, ठीक है, और 3 की फ्रीक्वेंसी 2 टाइम, 4 की फ्रीक्वेंसी 2 टाइम, तो सबसे ज़्यादा 2 की फ्रीक्वेंसी है, सबसे ज़्यादा हमारे पास 2 की फ्रीक्वेंसी है, 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4, तो इसलिए हमारे पास मोड कितना हो जाएगा, 2। मीन मीडियन मोड का पता चल गया, तो रिवाइज कर लो आपकी, मीन हमारे पास क्या होगा, मीन हम लेते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, देन आपके पास आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमारे पास क्या है, मीन। मीन में हमें कुछ भी अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन जब हम मीडियन में आएंगे,
तो मीडियन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, चीज़ों को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो मिड वैल्यू है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर करके या डिसेंडिंग ऑर्डर करके जो हमारे पास बीच की वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास क्या हो सकती हैं, वो हमारी या तो इवन होंगी या क्या हो सकती हैं, ऑड। तो हमने यहाँ तक किया। सॉरी, यहाँ पे मुझे थोड़ी देर के लिए पॉज करना पड़ा क्योंकि जब हम रूम में हो ना तो हमें अपने फ़ोन के अलावा इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके रूम में किसी और का फ़ोन भी है या नहीं है। ओके, तो ये था हमारा आज का लास्ट का मतलब इसके लेक्चर का लास्ट टॉपिक, मेन मीडियन मोड। बहुत इंपॉर्टेंट है मोड का, मैंने आपको बता दिया। मीडियन में हमने क्या करना है वो भी आपको पता चल गया। देन नेक्स्ट यहाँ पे मोड का तो बहुत इजी है, आपको मीडियन का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मेन मोड बहुत इजी है। मोड में मैं फिर से बता देती हूँ कि जो टर्म बार बार आपके पास रिपीट हो रही है, मतलब अगर मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि कितनी बार यहाँ पे 2 की फ्रीक्वेंसी है, मतलब नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 2 की कितनी बार रिपीट हुई हैं। जो ज़्यादा टाइम रिपीट हो, फ्रीक्वेंटली अकरिंग ऑब्जर्वेशंस, मोस्ट फ्रीक्वेंट मतलब सबसे ज़्यादा हो, उसको हम क्या बता देते हैं कि वो क्या है, उसका मोड होगा। ओके, देन यहाँ पे मैंने कुछ आपके लिए बताए हैं कि इस तरीके से हमारे पास ग्राफ्स रिप्रेजेंट हो सकते हैं। हम अपने डाटा को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बार ग्राफ में, सर्कुलर, सब फ्रीक्वेंसी टेबल हो। ये टैली हैं तो ये हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। लाइन ग्राफ भी बता सकते हैं, स्टेम लीफ प्लॉट, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, लाइन प्लॉट, इस तरीके से करके भी हम रिप्रेजेंट डाटा कर सकते हैं। ओके, तो ये सब जस्ट आपके नॉलेज के लिए है। मे भी क्वेश्चंस हमें मोस्टली इस तरीके से तो आते ही आते हैं, क्योंकि मैंने देखे हैं कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर्स किसी और एग्ज़ाम के, तो उनमें अगर स्टैटिस्टिक्स को लेके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो मैक्सिमम इस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बाकी तो आप देख लेना, मे भी कहीं सर्कुलर ग्राफ जो उनको इजी लगे, या उनका माइंड कि वो हमें क्या दे सकते हैं, किस तरीके से पेपर डालेंगे, ये वही जाने। तो ये लास्ट पे ये ग्राफ है, देखिए इस तरीके से भी मल्टी वैल्यूज़ एक ग्राफ में ऐड हो सकती हैं। ओके, तो हमें किसी भी चीज़ को लेके डरने की ज़रूरत नहीं है। आप मेहनत करें, अल्लाह पाक आपकी मेहनत का पूरा सिला देगा। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आए होंगे, जितना भी मेरा लेक्चर है। आपने अगर ये नहीं देखा, पिछले वाला नहीं देखा, तो उसको प्लीज़ स्टैटिस्टिक्स का एटलीस्ट फर्स्ट लेक्चर से एंड तक ज़रूर देखना। कोई भी टॉपिक, कोई भी लेक्चर स्किप मत करना, क्योंकि ये एक सीक्वेंस में चल रहा है। अगर आप ABC नहीं सीखोगे तो फिर आप पूरी वो उसकी लैंग्वेज नहीं सीख पाओगे। तो इसीलिए मैंने स्टार्ट ऐसे किया कि हमने जो भी आपने देखना होगा वो फर्स्ट लेक्चर से देखेंगे, और फर्स्ट लेक्चर से लेकर इस लेक्चर तक जो भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। ओके, तो होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। आप अपनी तरफ से भी एग्जांपल्स बना के मेन मीडियन मोड निकाल सकते हैं, क्योंकि इतना तो हर कोई कर सकता है। तो जितने चाहे आप एग्जांपल्स, जो चाहें, जैसे चाहें क्वेश्चंस बना के कर सकते हैं। इतनी प्रैक्टिस कर लें कि आपको बस जस्ट अरेंज करना है और आंसर देना है। किसी भी चीज़ को करने के लिए आपके पास मतलब प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। जो भी करना होगा आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। ऑल द बेस्ट एंड गुड लक, और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आप चीजों को सिर्फ पढ़ा ना जाए, उनको याद किया जाए? पूरे का पूरा इंटायर GS कैसे याद किया जाए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी कैसे याद की जाए? क्या आप जब भी याद करते हैं तो आपको चीजें भूलती हैं? क्या आप लर्न करना चाहते हैं ऐसी चीजों को? पूरे हिमालय की चोटियां ऐसे याद करना चाहते हैं? नामचा, बरवा, कंचनजुंगा, मकालू, बंसालू, ढोलागिरी, हन्ना, पूर्णिमा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, तुलसीनाथ, क्या आप चाहते हैं ऐसे याद करें? अराकू वैली, हार्सले वैली, लंबा सिंह, अनंथागिरी, तिरुमल्ला, पालकोंडा, वालकोंडा, सिरिसलीम, आंध्र प्रदेश की चोटियां, क्या आप ऐसे ही याद करना चाहते हैं? पूरी दुनिया की करेंसी, रुपी कहां चलता है? रुपी चलता है मालदीव, नेपाल, मॉरिशस, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सीशेल, पाकिस्तान, इंडिया, सिलोन। क्या आप याद करना चाहते हैं दिनार कहां चलता है? लिबिया, जॉर्डन, बहरीन, इराक, सर्बिया, कुवैत, अल्जीरिया, टूनिशिया। इसी तरह से चीजों को दिमाग में बिठाने के लिए आप आज ही सब्सक्राइब करें हमारे एस्पायर अड्डा यूट्यूब चैनल को, और स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप एस्पायर अड्डा के ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस के लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें हम आपको बहुत सारी चीजें ट्रिक के साथ याद करवाएंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was.
But time never stops for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.